वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए, हर दिन 45 से 50 या 55 प्रश्नों का जो है अभ्यास किया जा रहा है। बोल सुनकर थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, खुद से ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। बताइए, सेल यानी कोशिका के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? इनमें से गोल्जी उपकरण में नहीं होता, लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता, छोटा सा ही होता है, ये तारक केंद्र में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं उसमें होता है डीएनए। तो देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में जो है डीएनए पाया जाता है। ये क्या है? कोशिकांग है, दोनों के दोनों। किसके? कोशिका के, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। देखिए, टोटल क्रोमोसोम पूछ रहा है, जोड़ी नहीं पूछ रहा। ठीक है, जोड़ी में देखा जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी में कितने? 2 नग। ठीक है, डबल यानी तो 46 हो गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 46। आसान सा प्रश्न है, छोटी क्लासों से आपने पढ़ा होगा ये। तो मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है, सबको पता होगा इस बात को। ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई 44, 45, 46, और स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, 45, 46। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण बताइए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन नहीं है, क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। वागो डिब्रिज का नाम याद आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र ही नहीं होता? बंदर जो कि एक मैमल है, लिंग गुणसूत्र होता है इसमें। तितली में भी होता है लिंग गुणसूत्र, चीते में भी होता है। छिपकली जो कि एक रेप्टाइल है, सरीसृप है, उसमें लिंग क्रोमोसोम नहीं होता। तो छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक रेप्टाइल्स में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण जो है पर्यावरणीय ताप से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? देखिए, 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक होती है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। बचपन में जूलॉजी पढ़ी होगी, उससे भी छोटी क्लास में जो है पढ़ाया जाता है ये, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों का फेवरेट है। ठीक है, ये अंतर पूछ लेते हैं कि क्या है प्लांट सेल में, क्या है एनिमल सेल में, यानी जंतु कोशिका पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल में मतलब। नंबर 6 है, इनमें से प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की भी बनी होती है। तो प्रोटीन तथा लिपिड दोनों, डी आंसर। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें बाहरी परत, भीतरी परतें जो है प्रोटीन द्वारा, तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं?
लसिका कोशिकाएं बनती हैं स्प्लीन में, जिसको प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, और बनती हैं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। लिवर में नहीं बनती, पेनक्रियाज में नहीं बनती, दीर्घ अस्थि में नहीं बनती। तो लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी WBC होती हैं, जिनका निर्माण होता है लसिका ग्रंथियों में। तिल्ली को बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा में, इसको RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, बहुत पूछते हैं प्रश्न को। थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। प्रोटीन संश्लेषण में यानी एंडोप्लाज्मिक जालिका और राइबोसोम, ये दोनों जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, राइबोसोम इज राइबोसोम। इसका डायग्राम ऐसे बनता है अंत्यप्रतवी जालिका का, इस तरह से छोटी क्लास में आपने बनाया होगा। और राइबोसोम इसके ऐसे यहाँ लगे रहते हैं, यहाँ इस तरह से। तो देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण और अंतःप्रतवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ होना चाहिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रतवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम बना के बताया, तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, बताइए। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। तो हमारे तंत्र में अधिकतम ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। जूलॉजी होगी अगर 10th में तो पढ़े होंगे आपने सारे साइकिल। क्रेब्स चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, जल चक्र, फास्फोरस चक्र, ठीक है। और नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पूछा जाएगा उतना कवर करा दिया जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, बताइए किस चीज़ का, हड्डियों का या हमारे शारीरिक अंगों का या त्वचा मांसपेशी और अंगों का, तीनों का। इन सबसे कहीं ज़्यादा जल का बना होता है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना होता है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके बॉडी वेट का 75% जल होता है, जबकि एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके कुल वजन का 60 से 65% तथा अगर स्त्री वयस्क है तो उनके शरीर का लगभग 55 से 60% भाग जल का बना होता है। आपकी हड्डी और आपके दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। सोडियम पोटेशियम, लोह कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम या कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम की ज़रूरत है, आयरन की आवश्यकता उतनी नहीं है। कैल्शियम की या सोडियम की उतनी नहीं है। पोटेशियम सोडियम नहीं है, फॉस्फोरस चाहिए और कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। जैसा कि आपने ऊपर वाले प्रश्न में देखा, कैल्शियम तो आवश्यक है, फॉस्फोरस भी आवश्यक है, फ्लोरीन भी आवश्यक है। लेकिन अधिक मात्रा में फ्लोरीन अगर जाएगा दांतों में या टच होगा तो कुरकुरे हो जाते हैं दांत। आयोडीन की आवश्यकता नहीं है। आयोडीन की आवश्यकता किस लिए है, सबको पता होगा, थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन आयोडीन नहीं होता, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। यहाँ थूक शब्द बड़ा अटपटा है, लेकिन ये प्रश्न रिपीटेड है, UPPCS पहले कर चुकी है और थूक लिखकर ही उसने पूछा है। लार लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता।
तो बिल्कुल आपके दांतों पर बिल्कुल भोजन के कण भी होते हैं, थूक भी होता है। तो कण, थूक और मुख अम्ल भी होते हैं। तो इन सबसे अच्छा उत्तर यह होगा, और बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है। फूड पार्टिकल हो गए छोटे छोटे, लार हो गई, मुख अम्ल, म्यूसिन हो गया, टाइलिन हो गया। ठीक है, ये सब लार में ही तो होते हैं, बैक्टीरिया तो होती हैं छोटे छोटे। तो दांतों पर जमी जो परत है उसमें भोजन के कण, थूक यानी लार, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है वो। बेसिक सा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथों में? करो एलिमिनेट सबसे पहले। सबसे मजबूत मांसपेशी, ये गर्दन तो आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवी में बहुत टूटती हैं, टूटते तो जबड़े भी हैं एक घूसे में। ठीक है, लेकिन जबड़ा ही इसका उत्तर है सही। तो किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में देखा जाए तो जबड़े की मांसपेशियां जो हैं वो सबसे मजबूत समझी जाती हैं, और होती भी हैं वो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? बताइए। मेडुला ऑब्लंगोटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ और आंसर है, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगोटा नहीं है, सेरिबेलम नहीं है, सेरिब्रम है स्मरण क्षमता। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। यूपीएससी के अलावा अगर देखें यूपी पीसीएस में साइंस का वेटेज बहुत अधिक होता है। ठीक है, 16, 17 और 18 तक तो 30, 29 प्रश्न पूछे गए हैं जनरल साइंस के। ठीक है, 27। अभी 20 में भी कम से कम 18 प्रश्न तक पूछे गए थे, 19 में कम थे, 12 प्रश्न थे। ठीक है, अब इस बार भी संख्या जो है 15 से 20 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि कम कर नहीं सकते, प्रश्नों की संख्या भी तो बहुत ज़्यादा है, 150 प्रश्न है। चलिए, धन्यवाद।